Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बैकलिंक्स। आज बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट और बेसिक चीज़ों को समझेंगे और इस पे मैं एक पूरा सीरीज लेकर के आऊँगा, तो इस पे बहुत सारे वीडियोस होंगे। तो आज हम लोग बैकलिंक्स को समझ लेते हैं कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स की ज़रूरत क्या है, बैकलिंक्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कितने टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इस सीरीज़ में एक एक कर करके बैकलिंक्स का ये बहुत डिटेल वीडियो होगा। तो वन बाय वन एक एक चीज को बैकलिंक्स का डिस्कस करेंगे। सो बैकलिंक्स, एक्चुअली बैकलिंक्स होता क्या है? व्हाट इज अ बैकलिंक? सो बैकलिंक is a link created when one website links to another. Backlinks are also called inbound links, incoming links. Backlinks are important to SEO. सो बैकलिंक्स क्या होता है कि एक्चुअली में सपोज दैट लाइक यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पर एक वेबसाइट ए है एंड एक वेबसाइट बी है और इस पे वेबसाइट ए पर बैकलिंक है बी का। इसे बोलेंगे कि वेबसाइट ए के ऊपर बैकलिंक बी का है, यानी यहाँ पे कुछ कंटेंट वेबसाइट बी पे रिटर्न है और इससे रिलेटेड यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है एंकर टेक्स्ट के ऊपर, और उस एंकर टेक्स्ट पे जो लिंक है वो इस वेबसाइट का है। तो ये बोलेंगे कि इस वेबसाइट का यानी बी वेबसाइट का बैकलिंक ए वेबसाइट के ऊपर है। इसको देखना है तो और भी मतलब मैं अभी वेबसाइट के ऊपर चल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक सिंपल सर्च किया था ऑन पेज एसईओ, तो ये बैकलिंकों का एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड एक कंटेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर एक हाइपर लिंक लगा हुआ है। अब इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आप देखो ये जाएगा सेमरस पे, यानी ये दूसरे वेबसाइट को लिंक किया हुआ है एंड दिस इज कॉल्ड बैकलिंकिंग। ये क्या है? इस पे यानी इस वाले बैकलिंकों के ऊपर सेमरस का बैकलिंकिंग है टाइटल टैग एंकर टेक्स्ट के ऊपर। इसको आपको देखना है तो इसका कोड भी देख सकते हो। इंस्पेक्ट पे आपको सिंपल क्लिक करना है और ये आप कोड ऐसे मतलब रिटर्न होता है AHREF, और यहाँ पर उस वेबसाइट का लिंक दिया होता है जिस वेबसाइट को आपको लिंक करना है, उस वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे टाइटल दिया हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर होता है दिस इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। ये आप देखो टाइटल टेक्स्ट जो लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट, और इसी के ऊपर यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखो इसी के ऊपर लिंक दिया हुआ है। तो ये नेचुरली आप देखोगे कि मतलब ऐसे ऑन पेज कंटेंट, ऑन पेज पे पूरा एक कंटेंट रिटर्न है और नेचुरली यहाँ पर एक एंकर टेक्स्ट लगा करके उस पर एक एक्सटर्नल लिंक दिया गया है और इस टाइटल टैग के एंकर टेक्स्ट के ऊपर। तो यही बोलेंगे कि इसका मतलब बैकलिंक, इस वेबसाइट का बैकलिंक मीन्स सेमरस के वेबसाइट का बैकलिंक किस पे अवेलेबल है? बैकलिंकों के ऊपर। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया कि कैसे मतलब हम लोग देख सकते हैं कि एक बैकलिंक कैसा है, किस वेबसाइट पे है, किस एंकर टेक्स्ट पे लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि मतलब सपोज दैट आपके पास कोई x.com है वेबसाइट और यहाँ पे है y.com वेबसाइट। इस x.com के ऊपर आपने बहुत सारे कंटेंट लिखा हुआ और यहाँ पे भी बहुत सारे y पे भी रिटर्न है। तो यहाँ पे यदि कोई भी रिलेटेड आप रिलेवेंसी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विदाउट रिलेवेंसी कोई भी लिंक नहीं होनी चाहिए। रिलेवेंसी इन द सेंस सपोज दैट ये आपने मैथ से रिलेटेड एक ब्लॉग रिटर्न है और यहाँ पर कोई भी यदि दूसरे जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक ब्लॉग रिटर्न है तो ये रिलेवेंट नहीं होगा। तो इस
पे यदि कोई यहाँ पर एंकर टेक्स्ट बना करके लिंकिंग दे भी देता है तो इसको गूगल इग्नोर करेगा, इसका कोई भी बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा रिलेवेंट बैकलिंकिंग ही बनानी चाहिए, बैड बैकलिंकिंग नहीं बनानी चाहिए। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और है, गूगल लाइक्स रिलेवेंसी एंड अथॉरिटी। क्या मतलब है रिलेवेंसी एंड अथॉरिटी का? रिलेवेंसी का मतलब ये है कि यदि आप किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर देते हो तो वहाँ पर रिलेवेंसी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि जब ऑन पेज एसईओ करोगे आप तो कंटेंट में हर एक चीज़ों का, पूरे पेज का डेप्थ में ऑन पेज एसईओ करोगे तो वहाँ पर रिलेवेंसी का मैटर आपको सॉल्व हो जाएगा। बट अथॉरिटी कैसे सॉल्व होगा? अथॉरिटी के लिए ज़रूरत होती है बैकलिंक की। जब बैकलिंक आप बनाते हो तो जितने नंबर्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं, नंबर ऑफ बैकलिंक्स का मतलब यहाँ पर मेरा है गुड बैकलिंक से, बैड बैकलिंक से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना आप नंबर ऑफ बैकलिंक्स बनाते जाते हो उतनी ही आपके वेबसाइट की या आपके वेब पेजेस की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, यानी DA एंड PA यानी डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी बढ़ती जाती है। और जितनी ज़्यादा अथॉरिटी बढ़ती है उतना ही चांसेस हाई होते हैं कि आपके वेब पेजेस रैंक होने के, और उतना ही अच्छा मतलब ये भी होता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक कोई दूसरा वेबसाइट देता है। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ये एक ग्राफ है, ये बैकलिंकों पे ये बैकलिंकों ने बनाया हुआ है, मैं ग्राफ वहीं से लिया हुआ हूँ। इस ग्राफ में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैकलिंक्स है, मीन्स 35,000, 30,000, 25,000, और ये जो है ये गूगल का पोजीशंस बता रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर ऑफ बैकलिंक जितना ज़्यादा है उतना ही चांसेस ज़्यादा हैं उस वेबसाइट के रैंक होने के। तो ये ग्राफ भी दिखा रहा है, ये स्टडी मतलब बैकलिंकों का स्टडी है, और इससे भी क्लियर हो रहा है कि हाँ, यदि आप गुड बैकलिंक्स बनाते हो, जितना ज़्यादा आपके वेबसाइट का बैकलिंक्स बनते हैं उतना ही अच्छा चांस होता है आपके वेबसाइट के रैंक हो। नेक्स्ट वन इज वाई आर बैकलिंक्स इम्पॉर्टेंट? बैकलिंक्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है? So backlinks are basically votes for the other website. Each of these votes tell search engine this content is valuable, credible and useful. तो जब आपकी वेबसाइट का कहीं दूसरे वेबसाइट पे बैकलिंकिंग बनता है, दैट मीन्स कि एक गूगल को सिग्नल देता है कि आपका कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है, क्रेडिबल है एंड यूजफुल है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड वन इज इम्प्रूव रैंकिंग। एक्चुअली में जब आपके वेब पेज का, आपके वेबसाइट का, आपके वेब पेज का कहीं पे भी बैकलिंक बनेगा तो क्या होगा, वहाँ पर कोई भी यूज़र, यानी सपोज दैट यहाँ पर एक वेबसाइट है a.com और यहाँ पर एक वेबसाइट है b.com, यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है b.com के ऊपर। तो जब कोई भी यूज़र यहाँ पर आता है और एक कंटेंट रीड करेगा तो यहाँ पर जो रिलेवेंट बैकलिंकिंग आपने दिया होगा और जो रिलेटेड कंटेंट होगा वो क्या करेगा, इस वाले वेबसाइट पे भी डेफिनेटली जाएगा। तो जब इस पे जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपकी पेज की रैंकिंग भी बढ़ती, बूस्ट योर क्रेडिबिलिटी। और ऐसे ही और भी कोई वेबसाइट से भी, c.com से भी यदि इस वेबसाइट का मिलता है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर इसकी लिंकिंग दी हुई है, बैकलिंकिंग बना हुआ है, तो इसका मतलब ये और भी क्रेडिबल है। तो ऐसे इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ऑल्सो हेल्प गूगल टू फाइंड न्यू पेजेस। न्यू पेजेस कैसे फाइंड करेगा? अब जैसे क्रॉलर जब इस वेबसाइट पे क्रॉल करके आएगा और जब क्रॉल करते हुए जाएगा तो यहाँ पर जो लिंक मिलेगा तो उससे क्रॉलर क्या होगा, इस वेबसाइट पे भी जाएगा, फिर इस पे भी क्रॉल करना शुरू करेगा। अब सपोज दैट यहाँ पे भी किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, x.com का जैसे लिंक दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से
इस वेबसाइट पे आकर के क्रॉल करेगा। तो ऐसे गूगल को न्यू पेजेस फाइंड करने में इजी होता है और ये आपके लिए भी बेटर हो जाता है कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती जाती है, हाई होती जाती है। देन सेंड रेफरल ट्रैफिक टू योर साइट। होता क्या है कि यूज़र जनरली जब कोई भी जाता है तो गूगल पे जा कर करके वो सर्च मारता है, कोई भी चीज़ से रिलेटेड जो भी उसको सर्च करना होता है वो SCRP पेज पे जा कर के यहाँ पे गूगल पे सर्च मारता है और यहाँ पे SCRP पेजेस पे रिजल्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पर लिंकिंग का मतलब बैक लिंकिंग आप बनाते हो तो उससे बेनिफिट क्या होता है। यहाँ पर सपोज दैट इज जो A.com वेबसाइट है, यहाँ पर आपने जो कंटेंट लिखा और यहाँ पे एक लिंक बनाया है और इस लिंक पे यहाँ पर एक B.com बना वेबसाइट है और इसके ऊपर जा रहा है। मतलब सपोज दैट आपने SEO के ऊपर यहाँ पर कंटेंट इस वाले वेबसाइट पे लिखा हुआ है और ऑन पेज SEO से रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे और उसका ऑन पेज SEO का लिंक आपने इस वेबसाइट पे दिया। तो क्या होगा, यहाँ पर जब यूज़र आएगा और इस पेज को रीड करते जाएगा तो उसके बाद से ये यहाँ पर जंप करेगा। तो अब आप देखो, अब यहाँ पर ऑन पेज SEO से रिलेटेड इस वेबसाइट को वो रीड करेगा या इस पर नेविगेट करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर लिखा हुआ था सेंड रेफरल ट्रैफिक टू योर साइट, मतलब ये आपकी वेबसाइट पे ये ऐसे डायरेक्टली यूज़र आ जाता है, यानी वो विदाउट सर्च किए हुए। ऐसा नहीं कि वो गूगल पे जा कर के गूगल सर्च इंजन पे सर्च किया उसके बाद इस पे आया। ये क्या हुआ कि यहाँ पे रीड कर रहा था कंटेंट और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। तो ये इसका बेनिफिट होता है बैकलिंकिंग का। यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल के लिए एक फोटो, एक इमेज लिया हुआ है ये समझाने के लिए कि फ्यू बैकलिंक्स फ्रॉम अथॉरिटेटिव एंड रिलेवेंट साइट शुड बी मोर इम्पैक्टफुल देन टन्स ऑफ बैकलिंक्स फ्रॉम स्पैमी लो क्वालिटी वेबसाइट। तो ये हमेशा बेटर होता है कि मतलब आप मोर देन 100 या 200 या 300 वेबसाइट से स्पैमी बैकलिंक बनाओ। उससे बेटर होता है कि फ्यू वेबसाइट लाइक 10 बैकलिंक्स ही आप बनाओ, लेकिन वो अच्छे मतलब अथॉरिटी, अच्छे पेजेस से, अच्छे वेबसाइट से बनाओ तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हो। एक ये हाई अथॉरिटी वेबसाइट है। हाई अथॉरिटी वेबसाइट का मतलब उसका पेज रैंक, मतलब उसका पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी मतलब हाई है। और ये आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है, ये हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट है और ये 2-3 लो अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं। अब आप देखोगे कि आपका यदि बैकलिंक मतलब यहाँ पे आपके वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी पड़ा हुआ है आपके वेबसाइट का लिंक, यहाँ पे भी दिया हुआ है आपके वेबसाइट का लिंक, यहाँ पे भी है आपके वेबसाइट का लिंक, तो देखोगे कि जो हाई अथॉरिटी वाले वेबसाइट का लिंक होगा वो ज़्यादा आपके पास वो लिंक जूस लेकर के आते हैं कंपेरेटिवली कि आप जो लो अथॉरिटी वाले वेबसाइट्स हैं इनसे आप देते हो तो वहाँ पर लो लिंक जूस पास करता है और यहाँ पर आप देखोगे तो हाई लिंक जूस पास करते हैं हाई अथॉरिटी वाले। तो इसीलिए बेटर होता है कि हमेशा आपको हाई अथॉरिटी वाले और कम बैकलिंक्स बट रिलेवेंट एंड अथॉरिटी वाले वेबसाइट से ही बनाना चाहिए। बैकलिंक्स फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ गूगल्स ओरिजिनल एल्गोरिदम पेज रैंक। एक्चुअली में जब पेज रैंक एल्गोरिदम आया था ये मेनली बैकलिंक्स के लिए आया था। एक्चुअली बैकलिंक्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता था, बहुत सारे लोग मिसयूज़ भी करना शुरू कर दिए थे कि मतलब बहुत सारे स्पैमी बैकलिंक्स बना करके अपने कंपेटिटर्स के लिए एक इशू क्रिएट करते थे। बहुत सारे लोग उस टाइम में स्पैमी बैकलिंक्स बना करके रैंक भी कर जाते थे। तो इसी के वजह से पेज रैंक एल्गोरिदम गूगल ने लेकर आया था। अब
हम लोग बात कर रहे थे कि वैल्यूएबल बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं या वैल्यूएबल बैकलिंक्स बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वैल्यूएबल बैकलिंक्स बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्रिएट लिंकेबल कंटेंट। लिंकेबल कंटेंट का मतलब ये होता है कंटेंट तो आप क्रिएट करते ही हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो क्या वो लिंकेबल है। लिंकेबल इन द सेंस आप सपोज दैट यहाँ पे कंटेंट आपने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग पे कंटेंट बनाया है, ब्लॉग बनाया है, बट कहीं पे भी ऐसा मतलब टेक्स्ट नहीं मिल रहा है जो कि लिंकेबल हो। मतलब दूसरी वेबसाइट यदि है वो लिंक करना भी चाह रहे हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा लिंकेबल कंटेंट नहीं बनाया है कि वो यहाँ पर आपके वेबसाइट का लिंक डाल सकें। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कंटेंट तो राइट करें बट वो लिंकेबल भी होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज दे कम फ्रॉम ट्रस्टेड अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स। मीन्स जो वैल्यूएबल बैकलिंक्स होते हैं वो हमेशा ट्रस्टेड और अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स पे बनाना चाहिए। उससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट को भी लिंक जूस अच्छा मिलता है, ज़्यादा मिलता है। इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड इन द लिंक्स। एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट जो भी आपका टारगेट कीवर्ड है उसी से रिलेटेड एंकर टेक्स्ट होना चाहिए। अब सपोज दैट जो मैं पहले भी एग्जांपल लिया था कि मतलब सपोज दैट कि यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपने डिजिटल मार्केटिंग पे बना रखी है, ठीक है, और कोई और दूसरी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर सपोज दैट XYZ, और ये वेबसाइट किसी दूसरे से मतलब ये सपोज दैट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये वेबसाइट सपोज दैट कार्स एक्सेसरीज से रिलेटेड है, और ये सपोज दैट सोफा या फर्नीचर से रिलेटेड है। अब आप बताओ कि क्या ये यदि यहाँ से आपको बैकलिंकिंग मिलती है तो ये क्या आपको रिलेवेंट या ये आपको क्या कोई एंकर टेक्स्ट यहाँ पर डाल करके आपको दे दे रहा है तो ये क्या रिलेवेंट होंगे, या इस तरीके का टारगेट कीवर्ड्स पे क्या आप दे पाओगे? नहीं। तो हमेशा टारगेट कीवर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए अपने एंकर टेक्स्ट पे, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी जिससे लिंकिंग हो रही है जिस वेबसाइट से वो भी इस कीवर्ड से related content हो। The site and page linking to you is टॉपिकली रिलेटेड टू योर साइट। अभी ये मैंने बता दिया कि ये आपके वेबसाइट से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। मतलब डिजिटल मार्केटिंग का आपने ब्लॉग राइट किया है तो जिस पे बैकलिंकिंग आपके वेबसाइट का बन रहा है वो भी डिजिटल मार्केटिंग या मतलब आईटी से रिलेटेड, ये भी नहीं कि बिल्कुल वही होना चाहिए बट उससे रिलेटेड होना चाहिए, ये मस्ट होता है। नेचुरल प्लेसमेंट ऑफ बैकलिंक्स, बैकलिंक का नेचुरल प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग जब वेबसाइट पे गए थे तो वेबसाइट पे देख रहे थे कि यहाँ पर एक नेचुरली यहाँ पर एक प्लेस किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे ही लगा दिया हुआ है, कहीं पे भी एक नेचुरल तरीके से लगा हुआ है। ये नहीं कि मतलब इस पे या ऑफ पे ऐसे नहीं लगा हुआ है, ये प्रॉपरली एक नेचुरली बैकलिंक बना हुआ है, नेचुरली एंकर टेक्स्ट पे बना हुआ है, तो ऐसे ही नेचुरल प्लेसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द लिंक इज फ्रॉम अ डोमेन दैट हैज नॉट लिंक टू यू before. It's usually better to get 100 links from 100 different websites than thousands links from the same website. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। मीन्स इसके कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट यहाँ पर आपने ये आपकी वेबसाइट हो गई, योर वेबसाइट, और ये सारे डिफरेंट वेबसाइट हो गए A.com, B.com, C.com एंड D.com। तो ये डिफरेंट वेबसाइट हो गए और ये आपकी वेबसाइट हो गई। अब यहाँ पे ये होता है कि मतलब सपोज दैट इस वाली वेबसाइट से आपको एक लिंक मिल गया, एक बैक लिंक इस पे मिल गया, तो इस वाली वेबसाइट से सपोज दैट आपके एक्स
a.com/a को एक बैकलिंक मिला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, a.com/a से ऑलरेडी एक मिल गया। अब a.com यानी इसी वेबसाइट के बी पेज से एक दूसरा आपको बैकलिंक मिलता है। तो क्या ये जो दूसरा बैकलिंक है ये भी इतना ही मतलब इसका भी बेनिफिट उतना ही होगा, यानी जितना ये लिंक जूस लेकर करके आएगा फर्स्ट वाला, क्या उतना ही ये भी लिंक जूस लेकर के आएगा? नहीं। यदि सपोज दैट ऐसे मतलब किसी यूनिट के टर्म में बात करें तो सपोज दैट यदि ये 50 लेकर के आएगा तो ये उससे बहुत ही कम, राइट, 10 या 15 ऐसे कुछ लेकर के आएगा। बट जो फर्स्ट लिंकिंग होती है, बैक लिंकिंग होती है, वो ज़्यादा वैल्यू लेकर के आता है। तो ये हमेशा ट्राई करना चाहिए कि केवल एक ही वेबसाइट से ज़्यादा बैकलिंक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि डिफरेंट वेबसाइट पे आपके बैकलिंक्स बनेंगे तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, वो ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगे और उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होगा। बैकलिंक्स के टाइप्स इस पे डिटेल में हम लोग आगे इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, डू फॉलो एंड नो फॉलो। डू फॉलो यदि ऐसे ही बात करें सिंपल, तो डू फॉलो का मतलब ये होता है कि जिसमें लिंक जूस पास होता है, यानी जिसमें रिकमेंड करता है एक वेबसाइट की ये दूसरी वेबसाइट पे लिंक बना हुआ है तो वहाँ से लिंक जूस पास होता है। बट नो फॉलो में ये होता है कि क्रॉलर को सिग्नल जाता है कि इस वेब पेज को या इस वेबसाइट को क्रॉल करने की जरूरत नहीं है और लिंक जूस पास नहीं होता है। अब बात आती है कि डू वी रियली नीड बैकलिंक्स टुडे? क्या आज भी बैकलिंक्स बनाना चाहिए? क्या इसका रेलेवेंसी है? इसका क्या बेनिफिट है? तो यस, बैकलिंक का बेनिफिट है। आप बैकलिंक्स यदि बनाते हो, क्वालिटी बैकलिंक्स बनाते हो, तो डेफिनेटली आपके पेजेस रैंक होंगे, आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी और पूरी की पूरी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है और पेज रैंक की भी अथॉरिटी बढ़ती है। तो ये रेलेवेंट बिल्कुल मीन्स आज भी बैकलिंक उतना ही यूजफुल है। बट मेक श्योर कि बैकलिंकिंग जब भी आप बनाने जाओ तो कभी भी बैड बैकलिंकिंग या स्पैमी बैकलिंक नहीं बनाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली गूगल आपको पेनलाइज कर देगा और आपकी वेबसाइट फिर जो भी वेब पेजेज होंगे जो रैंक कर रहे होंगे वो भी रैंक नहीं करेंगे। तो ये बेटर होता है हमेशा कि आप अच्छे मतलब गुड बैकलिंक्स बनाएं। इस पे हम लोग पूरा डिटेल में कि कितने टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर जाकर के बैकलिंक्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग पूरे सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज बैकलिंक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये मैं बता दूं कि बैकलिंक ऐसा नहीं कभी करना चाहिए कि मतलब आप सीधे बैकलिंक के प्रोसेस पे जंप कर जाएं, यानी कैसे बैकलिंक बनाना है, किस किस टाइप के हैं बैकलिंक, उस पे जंप कर जाएं। उससे बेटर होता है कि बैकलिंक को के कॉन्सेप्ट को आप पहले समझें कि बैकलिंक क्या होता है और क्यों बनाना चाहिए, कैसे गुड बैकलिंक्स बना सकते हैं, बैड बैकलिंक्स क्या होते हैं। सारी चीज़ों का नॉलेज होना मस्ट है जब भी आप बैकलिंकिंग करने जाते हैं। इसीलिए मैं ये सबसे पहले बैकलिंक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के आया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैकलिंक्स हम लोग कैसे बनाएंगे, कहाँ कहाँ पर जा कर के कैसे बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम लोग डिटेल में आने वाले सीरीज में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज आप लोगों को बैकलिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।